is organizing the first of its kind FAP State Awards. The awards are aimed at rewarding private schools across Punjab excelling on variant parameters from infrastructure, teaching quality, cleanliness, facilities and more. The award categories are the nominations for each category will be assessed by a team of renowned educationalists. The final call will be made after undergoing a professional and transparent evaluation process. All the school applicants will be given an appreciation award for their contribution to educational growth in Punjab. The FAP State Awards are open to all private schools of FAP Punjab and the entry is free of cost. Last date to apply is 20th May. खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। राहुल गांधी ने ट्वीट करके एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार गंगा नदी में शव बह रहे हैं, लाशों के ढेर लगे हुए हैं, विपक्ष पूरी तरीके से सत्ता पक्ष पर हमलावर है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, बिहार की बात हो या फिर अन्य राज्यों की बातें हो, लाशें बहकर आ रही हैं। मोदी सरकार पर लगातार आरोप लग रहे हैं कि आखिरकार इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। अगर कोरोना की वजह से इतनी मौतें हो रही हैं तो उन लोगों का अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया जा रहा है। कौन से ऐसे अस्पताल हैं जहां पर कोरोना की वजह से इतने सारे लोगों की मौतें हो रही हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने खुद ट्विटर पर लिखा हुआ है कि गंगा के किनारे तकरीबन 2000 शव मिले हैं, जो कि सवाल खड़े करते हैं यूपी सरकार पर भी और केंद्र सरकार पर भी। उसके अलावा तमाम ऐसे जिले हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। कोरोना की स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। वो अलग की बात है कि हर दिन आंकड़े थोड़ी राहत दे रहे हैं, ग्राफ थोड़ा सा गिरता चला जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं ना तो संक्रमितों की संख्या कम होने का नाम ले रही है और ना ही मौत के आंकड़े कम होने का नाम ले रहे हैं। और यही वजह है कि मौत हो जाती है, शवों को बहा दिया जाता है नदियों में, ना तो उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। परिजन जो हैं अपने परिवार के शव को लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। देश में वो हालात आ चुके हैं जिसकी कल्पना भी पूरे देश ने कभी नहीं की थी। सत्ता पक्ष पर पूरी तरीके से विपक्ष हमलावर है। प्रियंका गांधी भी एक बार ट्वीट करके, कई बार ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला कर चुकी है और अब एक बार फिर से राहुल गांधी ने कहा है कि जो कहता था मां गंगा ने बुलाया है, अब वही मां गंगा को रुला रहा है। कैमरा पर्सन शशिपाल के साथ मैं काजल ठाकुर, ANB न्यूज।
टीकाकरण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना वाले पोस्टर पर दिल्ली पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और आपको बता दें कि इसके साथ ही 10 लोगों पर एफआईआर भी दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। कल्याणपुरी से पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद धीरेन्द्र कुमार के कहने पर इन्होंने पोस्टर लगाए हैं। पुलिस का कहना है कि वह इस मामले की जांच कर रही है। जल्द ही आम आदमी पार्टी के पार्षद धीरेन्द्र कुमार से पूछताछ करेगी। धीरेन्द्र कुमार कल्याणपुरी से पार्षद हैं। वह इस मामले में आम आदमी पार्टी के पार्षद का कहना है कि उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में पोस्टर लगाए जा रहे थे जिस पर लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया है। तो वहीं दिल्ली की ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल नॉर्थ, रोहिणी और द्वारका जिले में यह पोस्टर लगाए गए थे। इस मामले में 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। कल्याणपुरी से 4 लोग दलीप लाल, शिवम दुबे, राहुल त्यागी और राजीव कुमार को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें कि इसके पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर के फटकार लगाई थी। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने सोशल मीडिया पर निगेटिव खबरों को डालने को लेकर के सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और तमाम सारे लोगों पर कार्रवाई एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया था और उत्तर प्रदेश सरकार को डांट भी फटकार भी लगाई थी। कैमरा पर्सन शशिपाल के साथ योगेश पांडे, एएनबी न्यूज। चुनाव के बाद अब पश्चिम बंगाल में बढ़ते कोरोना को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन 16 मई से लेकर के 30 मई तक लगाया गया है। कल से बंगाल के जरूरी सेवाएं को छोड़कर सब कुछ बंद रहेगा। किराने और सब्जी की दुकान सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक खुलेंगी। साथ ही सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक बैंक खुलेंगे। लॉकडाउन में सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद रहेंगे। लोकल ट्रेन, बस सेवा भी बंद रहेंगी। सभी स्कूल भी बंद रहेंगे। वहीं आपको बता दें, बंगाल में बीते दिनों सबसे ज्यादा 20,846 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 10,94,802 हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि बीमारी से 136 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या 12,993 हो गई है। हालांकि राज्य में गुरुवार से 19,131 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में प्रचंड बहुमत से हासिल करने के बाद ममता बनर्जी ने 5 मई को तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दिन उन्होंने बंगाल में 10 दिनों के लिए कई प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया था। अब इन प्रतिबंधों को बढ़ाकर 30 मई तक कर दिया गया है। बंगाल में कोरोना का मामला तेजी से बढ़ रहा है। हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। कैमरामैन शशिपाल के साथ ममता शर्मा, एएनबी न्यूज। दिल्ली की केंद्र सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तक आंकड़ों को लेकर कोरोना के मामले में राहत दे रही है, लेकिन इन राहत देते आंकड़ों के सामने जो लंबी चिताएं चल रही हैं, लगातार शमशान घाटों के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हैं, वो सवाल पूछ रही हैं और इन आंकड़ों को झुटलाने का काम कर रही हैं। लेकिन इसके साथ ही अब हर रोज गंगा नदियों में भी तेजी के साथ शव प्रवाहित किए जाने के मामले सामने आ रहे हैं। आज भी ताजा तस्वीरें गाजीपुर से सामने आई, जिन तस्वीरों को देखने के बाद हर किसी के होश उड़ गए। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में जगह जगह पर जो भारी संख्या में जो शव पड़े हुए थे, जो 100% थे। लेकिन साथ में अब योगी सरकार ने पीएसी के जरिए और तमाम जो आसपास के जो सुरक्षा बल हैं, उन तमाम लोगों से कह दिया गया है कि आप सब लोग अपने इलाके में गंगा का ध्यान रखें। अगर कोई भी शव आता है तो उसको तुरंत अंतिम संस्कार उसका किया जाए। लेकिन गाजीपुर में कई ऐसे शव मिले हैं जिनकी स्थिति अंतिम संस्कार करने लायक नहीं थी। उन शवों के ऊपर केमिकल डाल करके उनको डिस्पोज करने का काम किया गया। लेकिन इससे भी बड़ी चिंता उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा हो चुकी है, क्योंकि वहां पर ना तो अस्पताल है, ना ही उनकी टेस्टिंग हो रही है, ना वैक्सीनेशन हो रही है और हर रोज लोग तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं, क्योंकि हर रोज लोग बुखार और जुकाम जैसी शिकायत आने के बाद उन लोगों की मौत हो रही है। लोगों को सांस की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार का दावा है कि उनकी जो टीम है गांव-गांव जाकर लोगों का टेस्ट कर रही है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए यही कहते नजर आ रहे हैं कि उनके पास ना कोई टीम आ रही है, ना उनका वैक्सीनेशन हो रहा है, ना ही किसी तरह की कोई सुविधा उनको मिल पा रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों की ओर कब तक रुख करती है। वीडियो जर्नलिस्ट शशिपाल के साथ मोहित चौधरी, एएनपी न्यूज। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कोरोना संबंधी दवाओं का उत्पादन बढ़ाने के कुछ सुझाव दिए। पार्टी के अधिकारियों ने बताया कि आजाद ने अपने पत्रों में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और मजबूत करने के सुझाव दिए हैं।
इस पत्र की एक कॉपी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को भी भेजी गई है। कांग्रेस के अधिकारियों ने बताया कि पूर्व राज्यसभा सदस्य ने देश में टीका लगाने वाली संख्या बढ़ाने की सिफारिश की है। साथ ही उन्होंने देश में महामारी से निपटने के लिए टीकों की और अधिक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी सुझाव दिए हैं। आपको बता दें, गुलाम नबी आजाद का राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल इस साल के शुरू में ही खत्म हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट शशिपाल के साथ ANB के लिए अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। देश प्रदेश में कोरोना महामारी दिन प्रतिदिन अपना पैर पसारता जा रहा है, तो ऐसे में शासन प्रशासन महामारी से निपटने में लगा हुआ है। तो वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलनरत हैं और लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के रीवा जिले में किसानों का 132वें दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसानों के द्वारा बिहरा गांव में धरना प्रदर्शन किया गया और साफ तौर पर सरकार से मांग की गई है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं तब तक किसानों का धरना प्रदर्शन निरंतर जारी रहेगा। वहीं किसानों के द्वारा कोविड-19 की नवीन गाइडलाइन का पालन करते हुए 132वें दिन किसान संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार से साफ तौर पर मांग की गई है कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएं। किसानों के द्वारा बोला गया कि अभी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 रुपए किसानों के खाते में आई है, यह सरकार का छलावा है, क्योंकि एक ओर तो सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है तो वहीं दूसरी ओर रासायनिक खादों के रेट बढ़ा दी है। रासायनिक खाद 1900 रुपए में पड़ रही है किसानों को, तो वहीं किसान सम्मान निधि जो आई है वह 2000 रुपए है। ऐसे में किसानों के द्वारा साफ तौर पर केंद्र सरकार का विरोध किया गया है और यह बोला गया है कि सरकार के द्वारा किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है। और वहीं किसान अपनी मांगों को लेकर भी अड़े हुए हैं और लगातार 132वें दिन धरने पर बैठे हुए हैं। बात की जाए अगर किसान सम्मान निधि की, तो किसान सम्मान निधि एक और केंद्र सरकार के द्वारा किसानों के खाते में डाल दिया गया है, तो वहीं दूसरी ओर रासायनिक खादों की जो रेट है वह कीमतें ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसके विरोध में किसान रीवा जिले के 26 गांवों के किसानों ने थाली बजाकर केंद्र सरकार का विरोध किया है और साफ तौर पर यह मांग की है कि रासायनिक खादों की जो कीमत है इसको कम किया जाए और किसानों के साथ सरकार छलावा ना करे, नहीं तो किसान कोई ठोस कदम उठाने पर मजबूर हो जाएगा। क्योंकि इस महामारी के दौर में भी एक अन्नदाता ही ऐसा है कि जब सब लोग अपने अपने घरों में हैं और महामारी से बचने में प्रयासरत हैं, तो एक अन्नदाता है जो अपने खेतों में काम करके हर जगह अन्न पहुंचाने का कार्य कर रहा है। वह यह नहीं देखता दिन हो या रात हो, लगातार अन्न उगाने में व्यस्त रहता है और अन्नदाता लगातार कार्यरत है और निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। लेकिन सरकार छलावा किसानों के साथ ना करे, यह साफ तौर पर रीवा जिले के किसानों का कहना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किसान सम्मान निधि भेजी गई है, इसका विरोध भी किसानों ने किया है। 26 गांवों के किसानों ने थाली बजाकर विरोध जताया है। ANB न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। मुंबई से पूरे महाराष्ट्र में आने वाले साइक्लोन को लेकर मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार की NDRF टीम ने भी पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में जिस तरह से NDRF के DCP ने बताया है कि मुंबई में उनकी 3 टीमें तैनात कर दी गई, वहीं मुंबई में जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है उसको लेकर कोविड हॉस्पिटलों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए तमाम जो कोविड पेशेंट है उनको शिफ्टिंग की भी तैयारी की जा रही है। ऐसे में इस समय उपस्थित है दहिसर के ICU कोविड सेंटर में, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि करीब 80 से 85 पेशेंट यहाँ जो है भर्ती है। लेकिन जब तक SOP के तहत पूरी जानकारी नहीं मिल जाती है या पूरी एहतियात नहीं मिल जाती, तब तक उनको यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इस तरह की जानकारी अभी मिल रही है। फिलहाल जिस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चर वो है 70 से 80 प्रति घंटे की रफ्तार से अगर साइक्लोन की तेज हवाएं या बारिश होती है तो ही इस पर विचार किया जाएगा कि यहाँ के पेशेंट को हटाना है या नहीं। फिलहाल यहाँ की भी दीपा सिरेंस ने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर स्थिति
ठीक ठाक रही तो हम शिफ्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर स्थिति बनती है तो हम जरूर करेंगे। इसकी लेकर क्या तैयारी है, दीपा सरन जी से खुद हम बात करेंगे। हमने आईसीयू जो है रेडी रखा है 7 हॉस्पिटल में, क्योंकि वो परमानेंट स्ट्रक्चर है, वहाँ साइक्लोन की वेव्स का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उनको सपोर्ट करने के लिए हम अपने पेशेंट्स के साथ डॉक्टर, लगने वाले वेंटिलेटर और दवाइयाँ, इनकी भी सब भेजेंगे। सो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी पेशेंट्स को और उनके केयर में, तो कंटिन्यूशन ऑफ केयर रहे। मैडम, आपके नेतृत्व में 2 कोविड सेंटर है, एक जम्बो कोविड सेंटर दहीसर, एक आईसीयू वाले यहाँ, दोनों मिला के कितने पेशेंट होते हैं, स्थिति क्या कुछ अभी है, फिलहाल किस तरह की गाइडलाइन आपने जारी किया? अभी हमारे पास डीसीएचसी में 160 पेशेंट्स हैं, जिनमें से 100 को ऑक्सीजन की जरूरत है। उनको हम एहतियात के तौर पे नेस्को में भेज रहे हैं, ताकि कोई ऐसे कुछ होने भी वाला है तो हम टाल सकें। और जो 60 पेशेंट्स हैं उनको हम CC2 में भेज रहे हैं, क्योंकि वो ठीक हो चुके हैं, बस वो सिर्फ क्वारंटाइन में है, इसीलिए उनको क्वारंटाइन सेंटर पे भेज रहे हैं। किस तरह की प्रिपरेशन रहेगी अगर जहां आप शिफ्ट कर CC2 में भी भेजने की बात कर रही हैं, फिर NSC में भी भेजने की तैयारी, तो क्या वहां पे इस तरह की तैयारियां कर ली गई? जी, वहाँ वार्ड हमारे दहीसर के पेशेंट्स के लिए अलग सा वार्ड रखा गया है, और जो मैन पावर अचानक से ये पेशेंट जाएंगे तो शायद उनके पास मैन पावर एडिक्वेट ना हो, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम हमारा भी मैन पावर उनके साथ रखेंगे, ताकि कोई पेशेंट को दिक्कत ना हो। जाहिर तौर पर जिस तरह से आने वाले साइक्लोन की तैयारी मुंबई मनपा और NDRF की टीम की है, उसमें ये साफ जाहिर होता है कि जैसे जैसे लोगों की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे उनको शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से दीपा सेन मैडम कहना है कि अगर हमारे मरीजों को शिफ्ट किया जाता है तो जाहिर तौर पर मैन पावर यानी कि डॉक्टर और नर्सेस की जरूरत पड़ेगी, तो यहीं से उनको साथ में भेजा जाएगा। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, NV न्यूज, मुंबई। ANB न्यूज ने ठाना है, कोरोना को हराना है। आपके हित में जारी। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
जिस तरीके से इस समय राजनीति कहीं न कहीं जातिवाद पर निर्भर हो गई है, वही धर्म नगरी अयोध्या की बात करें तो जिस तरीके से जो राजनीतिक रोटियां जातिवाद पर सेकते नजर आते हैं, उसका ताजा उदाहरण धर्म नगरी अयोध्या में है, जहां पर राजापुर गांव में एक मुस्लिम परिवार का घर है और वहां पर ब्राह्मण समुदाय के लोगों की संख्या अधिक है। लेकिन वहां पर एक जो मुस्लिम परिवार है उसको ग्राम प्रधान का दायित्व सौंपा गया है, जो कि क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय है। आपको बताते चले कि ग्रामीणों का कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर ना तो राजनीतिक रोटियां सेकने का काम होता है, ना तो जातिवाद का काम, इसलिए एक ही मुस्लिम परिवार गांव में है और उसको एहसास ना हो कि यहाँ पर कहीं न कहीं जातिवाद का विचार किया गया है। इसी कारण इतनी बड़ी ग्रामीणों ने एक मुस्लिम परिवार को ग्राम प्रधान का दायित्व देते नजर आए। लेकिन जो ग्राम प्रधान चुने गए हैं उनका भी कहना है कि न जात न धर्म, सबको समानता के साथ देखा जाएगा और जो पात्र और अपात्र रहेंगे उस तरीके का भी लाभ दिया जाएगा। वासियों पर पूरा भरोसा था कि हमें कामयाबी दिलाएंगे, हमारे लिए मेहनत करेंगे, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, बल्कि मुझे पूरी जीत की उम्मीद थी और ग्राम वासियों के कहने पर ही हमने पर्चा दाखिल किया और चुनाव के मैदान में आए। सिर्फ मेरा घर मुस्लिम है यहाँ पर, बाकी पूरा गांव मेरा गैर मुस्लिम है, लेकिन वो कहने के लिए हिंदू बिरादरी है, इस तरह रह रहे हैं, ना वो हमारे लिए हिंदू है ना उनके लिए मुसलमान है, बल्कि सारे लोग एक है। एकता इतनी ज़्यादा हमारे गाँव में। हमारा मुद्दा यही है कि गरीबों की मदद की जाए, जो बेवाएं उनको पेंशन मिले, हमारे ग्रामवासियों के जो बच्चे हैं गरीब हैं, दूर स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, उनकी शिक्षा की अच्छी व्यवस्था की जाए और हैंडपम्प की दिक्कतें हैं, हैंडपम्प का इंतजाम किया जाए, पानी की व्यवस्था हो। तो कहीं न कहीं जो ये अयोध्या में एक मिसाल देखने का काम हुआ है, वो एक अच्छा रामनगरी अयोध्या से संदेश जाने का काम हो रहा है। वीडियो पर्सन मोहित के साथ गौरव मिश्रा, NB न्यूज चैनल अयोध्या। अमेठी जनपद की तिलोरी तहसील के रास्ता मोड़ स्थित 200 बेड के रेफरल अस्पताल को जो है स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर कर दिया गया है। ऐसे में जिसमें वर्तमान में कुशलतापूर्वक इसको संचालित किया जा रहा है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक दुबे ने बताया कि अस्पताल में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सहित 20 स्टाफ नर्सों की अभी तक तैनाती की गई है। बिल्डिंग हैंडओवर करने के पहले कुल 35 स्टाफ का चयन हो चुका था। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों में अमेठी जनपद में 156 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 2 लोगों की बीते 24 घंटों में मौत हुई है। इस प्रकार मौत का आंकड़ा जो है 103 पहुंच गया है और अभी तक कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या जो है 1470 है। इस प्रकार कहीं ना कहीं एक अस्पताल और 200 बेड का मिलने से कोरोना मरीजों को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा और जो कैजुअलिटी है उस पर काबू पाया जा सकेगा। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, NB न्यूज अमेठी। मथुरा जनपद में 2 ब्लैक फंगस के मामले प्रकाश में आए हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और उनकी जानकारी मिल गया है। वहीं जानकारी के अनुसार बताए जा रहे हैं कि एक राया और एक मथुरा की महिला बताई जा रही है, जिसकी पॉजिटिव आने के बाद से तबीयत सही हो गई थी और उसके बाद अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी आंखों की रोशनी जाते हुए नजर आई, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और मथुरा प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर दोनों की जांच में जुट गया है कि आखिर ये बीमारी आखिर इनको वही कैसे। इसको लेकर प्रशासन के द्वारा सभी जानकारी जुटाने में लग गई है और प्रशासन अभी पूरे मामले की जांच में जुट गया है। तो अभी तक जो ब्लैक फंगस है उससे संबंधित कोई मामला नहीं मिल रहा था, लेकिन आज हमारे पास अलग अलग जगह से खबर आई है, जिनमें एक राया से, एक बिंद्रावन से और एक और है भी हमें उसकी सूचना एकत्रित कर रहे हैं और इन तीनों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है कि ये लोग कब पॉजिटिव आए थे, तब उस समय इनकी क्या स्थिति थी और अब उनकी क्या स्थिति है। अब कितने लोगों में ब्लैक फंगस जो उसकी पुष्टि हुई है? देखिए 3 लोग अभी तक हमारे पास संज्ञान में आए हैं और 2 लोगों से हमारी बातचीत भी हो चुकी है, उनकी हम डिटेल और रिपोर्टें मंगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो ब्लैक फंगस का शिकार हैं, क्या लक्षण है इसके जरा बताएं। देखिए जनरली मरीज जो शुरू में जब कोविड पॉजिटिव होता है या जो लोग कोविड पॉजिटिव है और साथ में डायबिटिक भी है, तो उसके साथ जो अगर जब सही हो जाते हैं, कई लोगों में सही होने के बाद भी जब शुगर लेवल हाई रहता है, तो ऐसे लोगों में क्या होता है, नाक में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या फिर कहीं भी एक एब्सिस टाइप की बनती है, तो उसमें ये फंगस है वो मल्टीप्लाई और ग्रोथ करने लगता है।
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बताया गया है कि 2 मामले प्रकाश में आए हैं, जो कि एक राया का और एक मथुरा का की महिला बताई जा रही है, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है और उनकी जांचों में जुट गया है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। मिर्जापुर जनपद में अगर कोरोना या अन्य बीमारी से लोगों की मौत होती है, उसका जिला प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार कराया जाएगा। आपको बताते चले कि पिछले दिनों अन्य जनपदों में जैसा कि गंगा नदी में 100 उतराय दिखाई दिया था, लोगों में भयावह स्थिति पैदा हुई थी। उसी को देखते हुए मिर्जापुर जनपद की पुलिस भी अलर्ट हो गई है। मिर्जापुर पुलिस द्वारा लोगों को जागरूक कर रही है विभिन्न घाटों पर जाकर नाव द्वारा कि लोग गंगा नदी में 100 न बहाएं और लोग अपनी 100 का अंतिम संस्कार करें। देखिए, कई जनपदों में सूचनाएं मिली थी कि जो है गंगा में कुछ लोग ऐसे ही प्रवाहित कर दिए थे जो है शवों को, जो कि कोरोना से डेथ हुई थी। ऐसा कुछ सूचनाएं आई थी। उसी आधार पर हम लोगों ने पहले से अलर्ट करना शुरू कर दिया ताकि इस तरह की कोई समस्या पैदा ना हो हमारे अपने जनपद में। और निश्चित तौर से हम लोग जागरूकता फैलाने के लिए इस तरह से कार्य कर रहे हैं। और हम लोग ये भी अपील निश्चित तौर से कर रहे हैं कि ताकि लोग पुलिस प्रशासन के संपर्क में आएँ और कोई सूचना मिलती है, कोई बात मिलती है तो सहयोग करने के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं। और उनका नियमानुसार दाह संस्कार की जो भी विधिक और सम्मान के साथ जो किया जाता है उस पर हम लोग करवाने के लिए कटिबद्ध हैं तथा उनका पूरा सहयोग करने के लिए कटिबद्ध हैं। जो भी पैसे की दिक्कत आती है तो जिला प्रशासन द्वारा उनकी मदद की जाएगी, उनका अंतिम संस्कार कराया जाएगा। हालांकि गंगा नदी में 100 न फेंके और गंगा नदी को प्रदूषित न करे। मिर्जापुर से ANB न्यूज़ संवाददाता रामकुमार सिंह। मुंबई सहित महाराष्ट्र जहां कोरोना की आपदा से जूझ रहा है, वहीं मौसम विभाग की मिली जानकारी के मुताबिक समुद्र में तूफान आने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक आज और कल समुद्र में तूफान आ सकता है। निसर्ग के मुताबिक ये तूफान आंका गया है। मैं इस समय मुंबई के अक्सा बीच पर मौजूद हूँ। आप देख सकते होंगे कि मेरे पीछे जितनी बोट हैं, नाव हैं, मछुआरे हैं, उन्हें समय से पहले समुद्र के किनारे अपनी बोट लगा दी है। अगर दूसरी तरफ की बात करें तो आप देख सकते होंगे कि मड जेट्टी का वो आखिरी किनारा है जहां पर सारी बोटें खड़ी हैं। तो लगातार जहां एक तरफ मुंबई सहित महाराष्ट्र कोरोना की संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं अब मौसम विभाग की जो जानकारी आई है कि समुद्र में हाई टाइड और ऊंचा तूफान आ सकता है। इसे लेकर के मुंबई के गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी, मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया ऐसे तमाम समुद्री किनारों पर पुलिस की तरफ से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ये तूफान महाराष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप तुरंत तट की ओर लौट जाएं। सावधान सावधान सावधान। भारतीय तटरक्षक आप सभी को सूचित करना चाहता है कि एक तूफान महाराष्ट्र की ओर तेजी से बढ़ रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप तुरंत तट की ओर लौट जाएं। समुद्र में आने जाने वालों के ऊपर नजर रखी जा रही है। CCTV, होमगार्ड और मुंबई पुलिस BMC द्वारा इन तमाम इलाकों पर नजर रखी गई है। लोगों से अपील है कि जब तक कोई आदेश ना आए वो समुद्र के किनारे न जाएं। ANB न्यूज़ के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। अभी भी बैठे हुए हैं और लगातार जैसे ही मीडिया का जमावड़ा आया या फिर पुलिस आई तो कहीं ना कहीं सिग्नेचर ब्रिज से पब्लिक यहाँ से गायब हो गई है। लगातार कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ने उनको भगा दिया। मगर जिस तरीके से यहाँ पर लगातार कोशिश यही की गई थी कि सिग्नेचर ब्रिज से कहीं ना कहीं लोग या फिर घटनाएं होती हैं तो सरकार और समाज के किसान लगातार घटना आज उन्होंने फोटो खिंचवाई है और सेल्फी इस्तेमाल की गई है। लगातार यही कोशिश की जा रही थी कि लॉकडाउन जो है वो कहीं ना कहीं वायरस को रोकने के लिए करा जाता है। मगर सरकार की योजना यहाँ पर फेल होती नजर आ रही थी। मगर किस तरीके से यहाँ पर सिग्नेचर ब्रिज पर जनता आई थी और कहीं ना कहीं ईद के मौके रखते हुए लगातार लोगों ने बाहर निकले हैं, घरों में नहीं वायरस खत्म
होगा या फिर इसी तरीके से रोजगार घरों से बाहर निकलते रहेंगे। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजेश कुमार तिवारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कोविड-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ www.cowin.gov.in/home ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੰਬਰ, ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ।